नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे, और साथ ही साथ मैं सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी रिसेंटली BEO का पेपर हुआ था, खंड शिक्षा अधिकारी का, उत्तर प्रदेश का। तो वो PCS लेवल का एग्ज़ाम था। तो उसमें करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 20 से 21 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ और किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत आप आइडिया लेके जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस अभियान को 31 मार्च 2021 तक के लिए चलाया जाएगा। 15 अगस्त 2020 से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 31 मार्च 2021 तक ये अभियान चलेगा। बेसिकली जैसा कि नाम से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि डिजिटल अपनाएं इस अभियान का नाम है। तो जो ग्राहक हैं बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के, तो पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को बोलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन पेमेंट करें, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें, ATM का इस्तेमाल करें, और जो और भी जैसे आपका UPI ऐप है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो यानी कि मतलब जो करेंसी में लेन देन कम हो, उसके बदले डिजिटली जो है लेन देन हो चीज़ों का। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और कही है बैंक ने कि जो यूजर्स भी इस पूरे अभियान के दरमियान अपना जब पहला जो पेमेंट करेंगे तो उसमें से 5 रुपये जो है वो सरकार का जो PM केयर फंड है उसमें दिए जाएंगे दान के तौर पे। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। MD और CEO हैं इसके SS मल्लिकार्जुन राव। तो मल्लिकार्जुन राव जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल घाट पुल बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल घाट पुल बनाया जा रहा है कौन से राज्य में? मणिपुर में। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो पुल है ये 111 किलोमीटर लंबे जेरीबाम इम्पाल रेलवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। तो ये पुल बन के कुछ इसी तरीके से तैयार होगा। इस पुल की ऊंचाई होगी 141 मीटर, लगभग 34 मंजिला इमारत के बराबर इस पुल की ऊंचाई होगी अगर आप नीचे से इसको नापेंगे तो। 280 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि 2022 तक ये पुल बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस पुल की जो लंबाई है वो है 703 मीटर। अभी वर्तमान में दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वो है यूरोप में मॉन्टेनग्रो में स्थित 139 मीटर ऊंचा एक पुल है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है अभी। ठीक है, मॉन्टेनग्रो याद रखिएगा। तो ये यूरोप में स्थित है और ये सबसे ऊंचा पुल है। 139 मीटर जो है इस पुल की ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किन पुल की बात कर रहे हैं? जो पुल बीम पर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया का वैसे अगर सबसे ऊंचा पुल देखा जाए तो सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। और ये जो पुल है ये बेसिकली केबल तार, मतलब कि जो केबल पे लटका हुआ पुल है, ये कुछ इस तरीके से ही लटका हुआ है। तो इसमें मतलब ज़मीन से जो है बीम नहीं डाले गए हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये पुल में ज़मीन से जो है बीम डाले गए हैं। तो ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा, मतलब ये बीम वाला। ठीक है, तो अगर आपसे इन केस जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्या आपसे वो ये पूछ रहा है कि केबल आधारित सबसे ऊंचा पुल रेलवे पुल, तो आप फिर वो वाला कर देंगे चिनाब नदी पर जो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नॉर्मली ऐसी क्वेश्चन बना दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल बनाया जा रहा है या फिर बन गया है, कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मणिपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दोनों पुलों में साफ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये जो है केबल पे आधारित पुल है और ये जो है ये पूरा बेस से जो है मतलब इसके बीम पे बना रखा है इसको। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अगस्त 2020 में किस राज्य के मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। अभी रिसेंटली चेतन चौहान जो कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर भी रहे हैं, इनका निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ये सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं चेतन चौहान। इनका निधन कोविड-19 के कारण जो है हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका निधन कोरोना वायरस महामारी के कारण हुआ है। 1981 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1991 और 1998 में ये भाजपा के टिकट से अमरोहा जिले से सांसद बने थे और वर्तमान में अमरोहा जिले के नौगांवा सादत विधानसभा के ये विधायक थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मिनिस्टरों का निधन हो चुका है। तो एक तो आप यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं, ये हैं चेतन चौहान, और दूसरे जो थी वो थी कमला रानी वरुण। तो इनका भी निधन हो गया था कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बना के बताया था, पढ़ाया था, तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि अगस्त 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किस वर्ष डेब्यू किया था। सो महेंद्र सिंह धोनी ने डेब्यू किया था 2004 में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इन्होंने, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब डेब्यू किया था तो विकेट कीपर के तौर पे इन्होंने डेब्यू किया था। विकेट कीपर थे भारतीय टीम के। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। इनकी कप्तानी में ही 2007 में जब पहला T20 विश्व कप हुआ था, तो उस वक्त भारत ने T20 विश्व कप जीता था इन्हीं के कप्तानी में, पाकिस्तान को हरा के। उसके बाद 2 अप्रैल 2011 को इनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद विश्व कप जीता था, 50 रनों वाला, वो 50 ओवर वाला। ठीक है, तो 28 साल बाद जो है, जो हमको वनडे विश्व कप जो दिलाया था, वो महेंद्र सिंह धोनी ने ही दिलाया था 2 अप्रैल 2011 को। इसके साथ ही सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच, 226 वनडे और कुल 78 T20 मैच खेले हैं। यहाँ पर जानकारी इम्पोर्टेंट ये है कि सुरेश रैना तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर हैं। तीनों प्रारूपों में मतलब आपका वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में और T20 में, तो तीनों में जो है इन्होंने शतक लगाया है और ये पहले क्रिकेटर हैं ऐसे। ठीक है, तीनों में मतलब जो है शतक लगाने वाले, तीनों प्रारूपों में। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अभी रिसेंटली दोनों फेमस खिलाड़ी थे, महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही साथ सुरेश रैना भी। और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये ज़रूर याद रखिएगा, साथ में ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने कब डेब्यू किया था, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में किस बैंक ने सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। शौर्य केजीसी कार्ड अभी रिसेंटली कौन से बैंक ने लॉन्च किया है जवानों के परिवारों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि HDFC बैंक ने। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना है जिससे किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपका जो ये कार्ड है, शौर्य केजीसी कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड के जो पूरे मतलब गाइडलाइन है उसके ऊपर जो है ये कार्ड लॉन्च किया गया है। केजीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर किसान गोल्ड कार्ड। ठीक है, तो ये हो गया, पूरा नाम क्या हो गया इसका, शौर्य किसान गोल्ड कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए जारी किया गया है जिनके परिजन जिनके मतलब बेटा, पति या फिर पिताजी फ़ौज में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये कार्ड दिया जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड है एक तरीके का। इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो परिवार के सदस्य हैं वो खेती का सामान खरीद सकते हैं और मशीनरी खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, ये पैसा मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, क्रेडिट कार्ड जो है बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप उसमें से पैसा निकाल भी सकते हो, और अगर कोई शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग आप कर भी सकते हो। उसमें आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप इतने रुपए तक खर्च कर सकते हो। तो उसमें आपको मतलब पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप किस्तों में पैसा दे सकते हो, या फिर आपके पास जब बाद में जमा पैसे हों तब आप दे सकते हो, लेकिन आपको ब्याज जो है उस पर देना पड़ेगा। ठीक है, एक निर्धारित समय के बाद। तो कुछ इस तरीके का ये सिस्टम होता है। अब क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको और डिटेल में क्या बताऊं, करंट अफेयर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ तो कहीं और ही पहुँच जाएंगे अभी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में पता होगा। तो इसको डायरेक्टली रिलेट करिए और समझिए इस चीज़ को कि ये किसान जो गोल्ड कार्ड है ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड है जो कि
सैन्य जवानों के परिवारों को दिया जाएगा। खेती का सामान और मशीनरी जो है वो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा उनको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इन केस अगर कुछ हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनको जो है एक इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, ये इसी कार्ड में, मतलब जिनको ये कार्ड मिलेगा उन्हीं को जो है इंश्योरेंस भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली हरभजन सिंह को बनाया गया है। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो ई बाइक गो है बेसिकली ये लोगों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल में जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर इनकी ज़्यादातर मतलब जो प्रमुख नगर हैं वहीं पर इनकी ये सेवा चल रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरे जो विभिन्न जगह हैं जहाँ पर छोटे शहर भी हैं तो वहाँ पर भी अपनी इस सेवा को शुरू करें। तो ध्यान रखिएगा, हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ई बाइक गो ने। ई बाइक गो की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक और सीईओ हैं टी इरफान खान। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अगस्त 2020 में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को। अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। तो इस हिसाब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। अभी जांच चल रही है, सीबीआई की जांच की लगातार जो है यहाँ पर मतलब अलग अलग फैक्ट अभी सामने निकल के आ रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ या उन्होंने सुसाइड की। तो ये थोड़ा सा पेचीदा बन गया पूरा केस। तो इस केस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो हमें ज़रूर पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इस चीज़ में चल रही हैं। ख़ास करके अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू भी देना होता है तो फिर आप इन सब चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में ताइवान ने किस देश के साथ 66 नए F-16 जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। सो अभी ताइवान ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। समझौता है 66 नए F-16 जेट विमान खरीदने के लिए। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, 62 अरब डॉलर की डील अमेरिका ने की है। अमेरिका की ही एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ये एक जो हथियार बनाने वाली कंपनी है ये। तो अमेरिका ने इस कंपनी के साथ जो है अभी रिसेंटली एक डील किया है। इस डील में ये 62 अरब डॉलर की ये डील है और 62 अरब डॉलर में 90 F-16 जेट विमान जो है ये कंपनी तैयार करेगी। 90 में से 66 जो विमान हैं वो ताइवान को दिए जाएंगे और 24 विमान दिए जाएंगे मोरक्को को। मोरक्को के साथ भी जो है इसी तरीके का समझौता अमेरिका का हो रखा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है और राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। अब यहाँ पर से ये जो समझौता हुआ है इसके बाद चीन काफ़ी नाराज़ हो गया है ताइवान से, क्योंकि ताइवान को चीन अलग देश नहीं मानता है। ताइवान को अपना ही जो है हिस्सा मानता है चीन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ताइवान है। तो जैसे कि आपको पता है कि हांगकांग को अपना हिस्सा मानता है चीन, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो ये आसपास के जितने भी देश हैं उन पे कब्जा करने की कोशिश हमेशा रहती है। जैसे म्यांमार पे कब्जा करने की कोशिश हमेशा रहती है चीन की, और वहीं पर जो है उसका सब कुछ हिसाब किताब चलता है। ठीक है, तो ऐसे ये ताइवान को जो है मतलब कोई भी देश अगर ताइवान से किसी तरीके के राजनयिक संबंध बनाता है तो फिर चीन नाराज़ हो जाता है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी इसका हमें इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के बीच में वैसे ही दुनिया भर का लफड़ा चलता रहता है। तो इसमें जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ताइवान ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। 66 विमान जो है 66 F-16 जेट विमान खरीदेगा जो है ताइवान अमेरिका से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है। सो अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इस योजना की शुरुआत की है। तो बेसिकली ये जो योजना है इसके तहत सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजली एक ऐसी चीज़ है, सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसमें मतलब योजना जो है, ये जो पूरी योजना है इसमें ये कहा जा रहा है कि सभी देश जो है मतलब पूरा, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि हम भारत के पास जो है अपना सौर ग्रिड है,
इसके बाद बांग्लादेश के पास अपना सौर ग्रिड है, फिर म्यांमार के पास अपना सौर ग्रिड है मान लो। तो भारत क्या चाह रहा है कि इस योजना के द्वारा कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपना सौर ग्रिड अटैच कर ले और बांग्लादेश फिर म्यांमार के साथ अपना सौर ग्रिड अटैच कर ले। तो इससे क्या होगा, जो बिजली बनेगी वो कंटिन्यू एक से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में, मतलब इस तरीके से जाती रहेगी। तो इससे एक ही ग्रिड से जो है मतलब सब जगह बिजली पहुंच जाएगी। तो आप कह सकते हो कि आसान तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है बिजली पहुंचा सकते हैं सौर ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस योजना के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन उन्होंने एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा की। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उड़ीसा। अभी रिसेंटली आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है और इसमें 85.67% के साथ उड़ीसा पहले स्थान पे है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल तक घर तक होगा, जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में मतलब घर घर तक जो है पाइपलाइन से जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, हरियाली जो है बनाना उस इलाके में। तो इसमें ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ पर सीवेज लाइनें नहीं बिछी हुई है, जहाँ पर हरियाली नहीं है। तो उन जगहों को चिन्हित करके ये परियोजना चलाई जा रही है और उन इलाकों में ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं इस योजना के तहत। तो आप याद रख सकते हैं, अमृत योजना का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिखा है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ये यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। तो उड़ीसा तो पहले स्थान पे है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इस रैंकिंग में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे है, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है, गुजरात चौथे स्थान पे है और कर्नाटक 5वें स्थान पे है। तो टॉप 5 तो आप याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो अभी बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मैं ध्यान दिया है कि कम से कम हम 5 राज्यों के नाम तो याद ही रखें। ठीक है, आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप देख सकते हो। वहाँ पर थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है और कुछ नहीं कि हाँ कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एक बार जो है ज्वाइन जरूर करिएगा, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2020 में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन हुआ था। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि रूस। अभी रिसेंटली ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन हुआ था और इसमें जो है रूस ने अध्यक्षता की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ब्रिक्स देश, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हैं। तो इनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारत से जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे वो थे हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस बैठक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि अगस्त 2020 में किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। सो अभी रिसेंटली उड़ने वाली गिलहरी 70 साल बाद देखी गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी में स्थित है। तो यहीं पर ये प्रजाति पाई गई है, यहीं पर ये प्रजाति देखी गई है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के सर्वेक्षण में 13 फॉरेस्ट डिवीजनों में से 18 जगहों पर इस गिलहरी को देखा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70 साल बाद ये गिलहरी देखी गई है, इसको विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से सामने आ गई है। नाम है इसका उली स्क्वेरल, और ये जो प्रजाति है इसकी ये खासियत है कि ये उड़ भी सकती है। ये गिलहरी अपने पंजे में लगे रोए को पैरासूट की तरह इस्तेमाल करती है, और जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये कूदती है तो अपने पंजों पे लगे रोए को फैला के मतलब पैरासूट की तरह इस्तेमाल करके लैंडिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, खास करके उत्तराखंड वाले तो ज़रूर ध्यान रखना, उत्तराखंड जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ जाएगा।
ध्यान रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम उत्तराखंड के होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न का तो नहीं कहूँगा मैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके बताया था, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करो, थोड़ा सा मुझे भी अनुमान लगे कि आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर अगर आप देते हो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हो। ठीक है, क्योंकि उसी से मुझे नाम वगैरह पता चलते हैं आप लोगों के। चलिए, सो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि अगस्त 2020 में किस देश ने तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर अपना दावा ठोका है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि चीन ने ठोका है तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर अपना दावा। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम कल मिलते हैं। थैंक यू।